हर हर महादेव साथिया, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 48वां भाग। नवीन जी की इस तरह से अचानक हुई मौत ने ईशानी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। हॉस्पिटल से घर तक आते वक्त उसे कुछ होश नहीं था, यहाँ तक कि नवीन जी को जब घर से ले जाया गया तभी भी उसको इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके चाचा जी अचानक उसे इस तरह से बीच मझधार में छोड़कर जा सकते हैं। अपनी छोटी बहन सोनिया को इस तरह से रोते तड़पते हुए देखकर ईशानी को कुछ कुछ ये समझ में आने लगा कि अब यह इन लोगों के जीवन की सच्चाई है। पहले ही माता पिता का साया उसके सर पर नहीं था और अब पिता तुल्य चाचा भी उन लोगों को छोड़कर जा चुके थे। ईशानी गुमसुम सी बीते हुए दिनों को सोच रही थी और कमोबेश घर के सभी सदस्य का यही हाल था। नवीन जी की आकस्मिक मृत्यु न केवल ईशानी के लिए बल्कि पूरे भारद्वाज परिवार के लिए एक बहुत बड़ा धक्का थी। हंसते खेलते परिवार के सर के ऊपर से जैसे छत छीन ली गई थी। नवीन जी न केवल इस पूरे परिवार के मुखिया थे बल्कि एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। पूरा परिवार गहरे शोक में डूबा हुआ था। चारों तरफ से अंधकार छा गया था। नवीन जी जब तक जीवित थे पूरे घर में एक अनुशासन और खुशनुमा माहौल हमेशा ही बना रहता था। घर में 2 पढ़ने वाली बेटियां, एक बेरोजगार बेटा, आमदनी का कोई स्रोत नहीं। श्यामा जी की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। ऐसे में पूरी जिम्मेवारी कृष्णा के कंधों पर आ गई थी। अकेले सब कुछ संभालना कृष्णा के बस की बात भी नहीं थी। वह मुश्किल से 23 साल का एक पढ़ा लिखा, नौकरी के लिए संघर्षरत युवक था। कृष्णा शुरू से ही ईशानी से ज्यादा अटैच था, इसलिए उसने सबसे पहले ईशानी को ही समझाना चाहा। यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो ईशानी? ईशानी ने अपने कमरे की लाइट बंद करके अपने आंखों पर हाथ दिए हुए वे आवाज अपने बिस्तर पर रो रही थी। कृष्णा ने सबसे पहले उसके कमरे की बत्ती जलाई और ईशानी को लगभग जबरदस्ती बेड पर बैठते हुए उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। लो, पी लो। ईशानी ने गिलास हटा दिया और कृष्णा के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अब तक मुश्किल से अपने ऊपर जबत लगाए हुए कृष्णा के आंसू भी ईशानी के साथ ही बह निकले। दोनों भाई बहन बहुत देर तक इस तरह से एक दूसरे के साथ अपना गम बांट रहे थे। कुछ देर के बाद कृष्णा ने धीरे से ईशानी को अपने से अलग किया और उसे समझाते हुए कहा, देखो ईशानी, मम्मी की हालत में समझता हूँ और तुम भी समझती हो। इस समय वो बिल्कुल होश में नहीं है। सोनिया छोटी है, अब तक जिंदगी के हर सर्द गर्म पहलू से अनजान है, इसलिए उससे समझदारी की उम्मीद करना भी इस वक्त बेकार ही है। पर तुमसे तो मुझे यह उम्मीद नहीं थी। खुद बताओ ईशानी, ऐसे में तुम भी इस तरह से करोगी तो अकेले मैं कैसे सब कुछ संभाल पाऊंगा? मैं खुद को तो संभाल ही नहीं पा रही हूँ भाई, घर संभालने में तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? ईशानी रो रही थी। हमें खुद को संभालना होगा ईशानी, और साथ में परिवार को भी। हम इस तरह से अपने पूरे परिवार को टूटकर बिखरते हुए नहीं छोड़ सकते। अगर पापा आज रहते तो हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं थी, लेकिन अचानक से पापा के चले जाने के बाद अब हम लोगों को आगे बढ़कर इस घर को संभालना होगा, इस घर के लोगों को संभालना होगा, लेकिन सबसे पहले हमें खुद को संभालना होगा। मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ, पापा की मौत ने सबसे ज्यादा तुम्हें अफेक्ट किया है। तुमने खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया है। चुपचाप इस कमरे में अकेले बंद हो। कृष्णा ने कहा, पर चाचा जी तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए ना, मैं कैसे रहूंगी? ईशानी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बिल्कुल नहीं, वो तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं गए हैं, बल्कि पापा कभी नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद तुम अपने आप को अकेला महसूस करो। इसीलिए उन्होंने जाते जाते सबसे पहले तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है। ईशानी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पापा ने बहुत मेहनत करके हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है और अब हम लोगों की जिम्मेदारी
है कि हम उनके सपनों को पूरा करें। इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं और तुम्हारा यही रिजल्ट तुम्हारा फ्यूचर तय करेगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पापा तुम्हें यूनिवर्सिटी में टॉप देखना चाहते थे। क्या तुम उनके सपनों को पूरा नहीं करना चाहोगी? कृष्णा ने ईशानी के आंसू साफ करते हुए कहा। ईशानी ने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर बताओ कैसे करोगी? इस तरह से रोते हुए, अपने आप को अकेले कमरे में बंद करके, या फिर पढ़ लिख कर? कृष्णा ने पूछा। तुम ठीक कह रहे हो भाई, मैं इस तरह से हार कर नहीं बैठ सकती। मैं बहुत मेहनत करूंगी, दिन रात पढ़ाई करूंगी। जब मैं पूरी यूनिवर्सिटी में फिर से फर्स्ट पोजीशन लेकर आऊंगी, तो चाचा जी जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। उन्हें मुझसे बहुत उम्मीद थी, मैं उनकी उम्मीदों को तोड़ नहीं सकती। ईशानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। कृष्णा ने ईशानी को गले से लगा लिया। सिर्फ पापा को ही नहीं, हम लोगों को भी तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, और मैं जानता हूँ कि तुम हमारी हर एक उम्मीद में खरी उतरोगी। अब जाओ, मुंह धोकर आओ और अपने किताबें निकालो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ईशानी ने हाँ में सिर हिलाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, जबकि कृष्णा वहीं पर बैठा रह गया। ईशानी फ्रेश होकर आई तब उसने कृष्णा को अपने ही कमरे में बैग से टेक लेकर लगाकर सोचते हुए पाया। क्या हुआ भाई? मुझे समझा रहे थे और फिर खुद सोचने लगे। मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। ईशानी, पता नहीं क्या सच है या क्या झूठ। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि पापा की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है? कृष्णा ने सोचते हुए ईशानी से पूछा। मतलब? ईशानी ने पूछा, जबकि उसकी इस बात पर वह बुरी तरह से कांप गई थी। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर छूट रहा है। घटनास्थल पर जिस गाड़ी के चक्के के निशान मिले हैं, वैसी गाड़ी हमारी कॉलोनी के मेन रोड गेट पर तो क्या, मेन रोड पर भी बहुत मुश्किल से ही आती है। वह एक महंगी गाड़ी है, साथ में बड़ी भी। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गाड़ी इतनी तेजी से आकर धक्का मारकर निकल गई और किसी को पता भी नहीं चला? कृष्णा ने अपना शक जाहिर किया। हो सकता है कि किसी रईसजादे ने नशे में धुत होकर गाड़ी उड़ा दी हो, या फिर चाचा जी को आने में देर हो रही थी तो वह तेजी से रोड क्रॉस कर रहे हो। ईशानी ने कहा। वो कृष्णा का कोई भी संदेह रॉयल राजपूताना की तरफ जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर कृष्णा को कुछ भी पता चला तो वह छोड़ेगा नहीं। बिना दिमाग से काम लिए वह सीधे तौर पर रॉयल्स राजपूताना से लड़ जाएगा, और रॉयल्स राजपूताना का इतिहास ही ऐसा था कि जिसने भी उसके सामने खड़े होने की भी हिम्मत की थी, वह सीधे उसे अपने पैरों के नीचे दबा देता था। नवीन जी ने भी अपने आखिरी वक्त में ईशानी से यही समझाया था, और खुद ईशानी बेंगलुरु में रॉयल राजपूताना के साथ काम करके इन सब चीजों को खुद देख समझ चुकी थी। ऐसा नहीं था ईशानी एक कमजोर लड़की थी, अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानती थी। वह मजबूत थी, लेकिन वह अपने चाचा जी को खो चुकी थी, अब अपने भाई को नहीं खोना चाहती थी। वह अपने चाचा जी की मौत का इंसाफ तो चाहती थी, लेकिन दिमाग के साथ। वह अभी अकेले कमरे में खुद को बंद करके यही सोच रही थी कि कहीं ये हरकत रानावत की तो नहीं। वो हर तरफ से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई भी सिरा सुलझ नहीं रहा था। अब तू वहां खड़ी होकर क्या सोच रही है? जल्दी से अपनी बुक निकाल, मैं तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ। ईशानी को फिर से अपनी सोच में गुम देखकर कृष्णा ने कहा। ईशानी ने झट अपनी किताबें खोल दी। कृष्णा कमरे से बाहर चला गया। कृष्णा के जाते ही ईशानी ने सबसे पहले अपने मोबाइल को ढूंढा और रणविजय के नंबर को ब्लॉक कर दिया। वह अब रणविजय के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि इस रिश्ते की कीमत उसके परिवार वालों को जान देकर चुकानी पड़ेगी, और यह चीज़ ईशानी को बिल्कुल मंजूर नहीं था। और अगर इसमें रानावत शामिल नहीं है तो भी अब उसकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य अपने चाचा जी के सपनों को पूरा करना था।
अपने परिवार को संभालना था और इस सपने के रास्ते में रणविजय कहीं भी नहीं था। बहुत मुश्किल से ईशानी ने खुद पर कंट्रोल करके सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला ले लिया था और इसीलिए जब आदित्य का फोन आया तो ईशानी ने साफ तौर पर बात करने से मना करते हुए कह दिया कि वो अब किसी से बात नहीं करना चाहती। लेकिन जैसे ही उसने फोन को टेबल पर रखना चाहा, गैलरी ओपन हो गया था। हर एक तस्वीर में रणविजय के साथ हंसते मुस्कुराते वही खड़ी थी। रणविजय की तस्वीर ही जब उसे उसके फैसले से डिगा रही थी। तब आगे क्या होता, ईशानी की न सिर्फ आंख बल्कि सामने खुली हुई किताब भी आंसुओं से भीग चुकी थी। क्या नसीब लिखा हुआ था, इस प्यार और वफा का जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।